संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और मानसून सत्र से पहले आज हम आपको तहलका एक्सक्लूसिव में बताएंगे भारतीय संसद की कुछ खास बातें। भारतीय संसद कैसे चलती है, कब बुलाई जाती है, संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, पुरानी संसद भवन और नई संसद भवन के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से रहा है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों जिसमें राज्यसभा यानी कि राज्यों की परिषद और लोकसभा यानी कि लोगों का सदन से मिलकर के बनी एक द्विसदनीय व्यवस्था है। संसद का सत्र कब और क्यों कैसे बुलाया जाता है वो भी आपको बताता हूं। संसद के सत्र भारत में एक वर्ष में आमतौर पर 3 बार संसद का सत्र बुलाया जाता है। बजट सत्र यह सबसे लंबा सत्र होता है जो जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या फिर मई के पहले सप्ताह तक चलता है। इसमें देश का बजट पेश किया जाता है और वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों पर चर्चा होती है। इसके बाद आता है मॉनसून सत्र। यह लगभग 3 सप्ताह का होता है जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होकर अगस्त तक चलता है। इसमें विभिन्न विधेयक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होती है। तीसरा सत्र बुलाया जाता है शीतकालीन सत्र। यह तीसरा सत्र होता है जो नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है। इसमें भी विधायी कार्य और विभिन्न विभागों के काम काजों की समीक्षा की जाती है। इन नियमित सत्रों के अलावा किसी विशेष परिस्थिति या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा के लिए भी संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि भारतीय संविधान में विशेष सत्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संसद का सत्र क्यों बुलाया जाता है अब वो मैं आपको बताता हूं। संसद के सत्र बुलाने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? कानून बनाना। संसद का प्राथमिक कार्य देश के लिए कानून बनाने का है। सत्रों के दौरान विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होती है, उन्हें पारित किया जाता है और वो कानून बनते हैं। सरकारी जवाबदेही होती है। सत्रों के दौरान सरकार को उसके कार्यों और नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न बहसों के माध्यम से संसद सरकार से सवाल करते हैं। नीतिगत मामलों पर चर्चा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर संसद में चर्चा की जाती है। बजट और वित्तीय मामलों पर चर्चा। बजट सत्र में देश के वित्तीय प्रस्तावों और करों यानी कि टैक्सेस पर विस्तृत चर्चा होती है। जनहित का प्रतिनिधित्व। संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि की संस्था है और सत्रों के माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता और हितों को अभिव्यक्ति भी मिलती है। गतिरोध दूर करना यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू संसद का होता है। संयुक्त सत्र जिसे हम कहते हैं। यदि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सत्र यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला सकते हैं। अब संसद का सत्र कैसे बुलाया जाता है वो आप समझिए। निर्णय की प्रक्रिया क्या होती है? संसद का सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा लिया जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका इसमें क्या होती है? कैबिनेट के प्रस्ताव को भारत के राष्ट्रपति औपचारिक मंजूरी देते हैं। तो राष्ट्रपति के नाम पर ही संसद सदस्यों को संसदीय सत्र की बैठक के लिए बुलाया जाता है। अब इसमें संवैधानिक प्रावधान भारत की संसद से जुड़े हुए क्या क्या है वो भी जानिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) यानी कि 85 क के तहत राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति प्राप्त है। निश्चित कैलेंडर का अभाव है। इसमें भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। जब मर्जी चाहे तब संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि संविधान यह अनिवार्य करता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कम से कम 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि 6 महीनों के अंदर अंदर 2 सत्र होने चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के सत्रों का आयोजन करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। यानी कि एक साल में कम से कम 2 बार तो संसद के सत्र बुलाए जाने चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का गैप आप नहीं रख सकते। अब इसकी तारीखें और एजेंडा कैसे तय होता है? संसदीय कार्य मंत्रालय सत्र की तारीखें और एजेंडा तय करता है। मंत्रालय लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों के साथ ही समन्वय स्थापित करता है और तीनों की सहमति से ही सत्र की तारीखों और कार्यक्रम तय करके उनका ऐलान किया जाता है। अब इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 85 ये संसद के सत्रों को बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने से संबंधित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए आहूत करेंगे जिसे वो ठीक समझे, लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह अनुच्छेद 85 कहता है। अब एक अनुच्छेद 108 भी यानी कि आर्टिकल 108 ये कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री बैठक का प्रावधान करता है।
यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। सारांश में कहे तो भारतीय संसद देश के विधायी और लोकतांत्रिक कार्यों का केंद्र है और इसके सत्र संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी से बुलाए जाते हैं ताकि देश के शासन और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए जा सकें। भारतीय संसद, जैसे कि मैं आपको पूरा बता चुका हूं कि किस तरीके से होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं संसद के और ये तीनों मिलाकर के संसद का निर्माण करते हैं। अब हम नई और पुरानी संसद भवन की संरचना और उनके अंदर के महत्वपूर्ण भागों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। पुराना जो संसद भवन था, यानी कि पुरानी संसद भवन की बिल्डिंग, इसका निर्माण और इसका इतिहास क्या रहा है। पुरानी संसद भवन दिल्ली में जो बनी थी उसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था और इसका निर्माण लगभग 6 साल में पूरा हुआ था। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। शुरुआत में इसे काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था और आजादी के बाद इसे संसद भवन कहा गया। इसका आकार ये एक विशालकाय गोलाकार इमारत थी जिसका व्यास 566 मीटर था। बाद में 1956 में इसमें 2 और मंजिलें जोड़ी गई जिससे इसका मूल अग्रभाग बदल गया और इसका मुख्य जो भाग है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसका मुख्य भाग यानी कि केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल जिसे कहा जा सकता है, सेंट्रल हॉल ये संसद भवन का केंद्र बिंदु होता है। यह 98 फीट व्यास और 118 फीट ऊंचे विशाल गुंबद के साथ ही दुनिया के शानदार गुंबदों में से एक है। इसका उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों, राष्ट्रपति के अभिभाषण और अन्य महत्वपूर्ण समारोह के लिए किया जाता है, जिसकी तस्वीरें भी आपने कई बार देखी होगी सेंट्रल हॉल की। जब सर्वदलीय बैठक होती है तो सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल किया जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब लोकसभा कक्ष ये निचला सदन था जिसमें 545 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी। राज्यसभा कक्ष की बात करें तो ये ऊपरी सदन था जिसमें 245 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी। पुस्तकालय की बात करें तो इसमें एक विशालकाय संसदीय पुस्तकालय था। ये पुरानी बिल्डिंग है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जिसमें विभिन्न दस्तावेज, किताबें और संदर्भ सामग्री उपलब्ध थी। समिति कक्ष भी एक इसमें था। विभिन्न संसदीय समितियां होती हैं जिनकी बैठकों के लिए कई कक्ष बनाए गए थे। मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यालय थे। विभिन्न मंत्रियों और संसदीय अधिकारियों के कार्यालय भी भवन में स्थित थे। अतिथि दीर्घाएं थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो गेस्ट आते थे, आगंतुक आते थे, और मीडिया के लिए दीर्घाएं यानी कि विशेष गैलरी, मीडिया बॉक्स बनाए गए। इसकी विशेषता यह थी कि पुरानी संसद भवन में भारतीय, इंडो इस्लामिक और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता था। इसकी दीवारों पर भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाली तस्वीरें लगी हुई थी। नई संसद भवन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका निर्माण और इतिहास कुछ इस तरह से है कि नई संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। इसे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है और इसकी डिजाइन गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार की है, जिसमें मुख्य आर्किटेक्ट विमल पटेल है। अब इसका आकार कैसा है? नई संसद भवन एक त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला इमारत है जो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। ये उसी नई संसद भवन की तस्वीरें हैं जो लगभग 64,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है। त्रिकोणीय आकार के वैदिक संस्कृति और तंत्र शास्त्र से जुड़ा इसे बताया गया है। इसका एक मुख्य द्वार है। नई दिल्ली संसद भवन में कुल 6 प्रवेश द्वार हैं जिनके अलग अलग नाम है। अलग अलग नामों से इन प्रवेश द्वारों को जाना जाता है जो भारतीय सभ्यता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। अब ये कौन कौन से द्वार हैं? गज द्वार बुद्धि और संपदा का प्रतीक इसे माना जाता है। अश्व द्वार शक्ति और गति का प्रतीक इसे माना जाता है। गरुड़ द्वार ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक इसे माना जाता है। मकर द्वार, शार्दुल द्वार, हंस द्वार ये इसके प्रमुख द्वार हैं। लोकसभा कक्ष, अब इसमें जो मुख्य भाग है, मेन पार्ट है, इसमें लोकसभा का जो कक्ष है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है और इसमें 888 सदस्यों की बैठने की क्षमता है। संयुक्त सत्र के मामले में इसमें करीब 1272 सदस्य बैठ सकते हैं, यानी अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो लगभग 1272 सदस्यों के बैठने की इसमें व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कोई अलग से सेंट्रल हॉल नहीं है जैसे पुरानी लोकसभा की बिल्डिंग में था, बल्कि लोकसभा कक्ष ही संयुक्त सत्र के लिए एक बड़ा कक्ष बनाया गया है। अब इसका राज्यसभा का जो कक्ष है ये राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है और इसमें 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। इसका संविधान हॉल एक है जिसको संविधान कक्ष भी कहा जाता है। ये एक शानदार हॉल है जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया गया है। यहाँ भारत के संविधान की मूल प्रति को रखा गया है। यहाँ एक विशालकाय फोकल पेंडुलम भी स्थापित है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन को दर्शाता है। अब सांसदों के कार्यालय भी इसमें है।
सांसदों के लिए आधुनिक और पर्याप्त स्थान वाले कार्यालय बनाए गए हैं। समिति के कक्ष है, विभिन्न संसदीय समितियां जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, इनकी बैठने के लिए कई कक्ष सुसज्जित हैं। भोजन क्षेत्र है, यानी कि डाइनिंग एरिया है। सांसदों और अन्य अधिकारियों के लिए आधुनिक भोजन सुविधाएं उपलब्ध है। लाइब्रेरी एक हाईटेक लाइब्रेरी है। विभिन्न गैलरियां हैं, जैसे आगंतुकों के लिए, मीडिया के लिए बेहतर सुविधाओं वाली गैलरियां हैं। इसकी विशेषता यह है कि नई दिल्ली में ये जो संसद भवन है, नई वाली संसद भवन है, इसका भूकंप रोधी डिजाइन है, अत्याधुनिक डिजिटल है और मतदान प्रणाली जो इसकी है वो हाईटेक मतदान प्रणाली है। बेहतर ध्वनिकी यानी कि आवाज यहां बेहतर तरीके से सुनाई देती है। दृश्य और श्रव्य उपकरण जैसी उन्नत सुविधाएं यहां पर मौजूद है। ये ऊर्जा कुशल भी है और हरित भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियों और प्रतीकों से सुसज्जित है। पुरानी और नई बिल्डिंग के बीच प्रमुख अंतर क्या है? एक तो आकार को लेकर के है। पुराना जो संसद भवन था, इसकी इमारत गोलाकार थी, जबकि नई इमारत त्रिकोणीय आकार की है। क्षमता की बात करें तो नई इमारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधिक सांसदों के बैठने की क्षमता है, जिससे कि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। सेंट्रल हॉल एक महत्वपूर्ण अंतर है दोनों संसद भवनों में। पुरानी इमारत में एक अलग से सेंट्रल हॉल हुआ करता था, जबकि नई इमारत में संयुक्त सत्र लोकसभा कक्ष में ही आयोजित होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 1200 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता उसमें है। अब आधुनिकता की बात करें तो नई इमारत जाहिर सी बात है कि आधुनिक तकनीकों, उन्नत सुविधाओं और ऊर्जा दक्षता के साथ बनाई गई है। इसकी थीम की बात करें तो नई इमारत के कक्षों को राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे मोर और कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। संक्षेप में अगर कहें तो पुराना संसद भवन यानी कि पुरानी संसद भवन ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के कई महत्वपूर्ण क्षणों की गवाही दी है। वो पुराना संसद भवन, पुराना सेंट्रल हॉल कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा, जबकि नई संसद भवन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस और उन्नत तकनीकों के साथ बनाई गई है, जो कि एक नए और प्रगतिशील भारत का प्रतीक भी है। तो ये आज हमने आपको बताया संसद के सत्र से पहले संसद के बारे में, भारत की संसद के बारे में, जो द्विसदनीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी संसद भवन, और उसके नए और पुरानी इमारतों में क्या क्या अंतर नजर आता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।